बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खट्टक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी और अब पूरे दिन की तैयारी हो चुकी होगी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और अच्छे से मूड के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें, ताकि आपका आने वाला दिन बहुत ही खुशगवार हो सके और हंसता खेलता गुजर सके। सबसे पहले कुरान करीम की आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 132 132, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनय्या इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान से रिलेटेड, दीन इस्लाम से रिलेटेड ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इब्राहीम ने उसी दीन की वसीयत अपने बेटों को की और याकूब ने भी कहा, ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन मुंतखब किया है, बस तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इसका पस मंज़र अगर हम लोग देखें तो ये आयत उस वक्त के यहूदी और नसरानी दावों के जवाब में नाजिल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके दीन पर थे। कुरान वाज़ह करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन खालिस तौहीद यानी कि इस्लाम था और उन्होंने अपनी औलाद को भी उसी दीन पर कायम रहने की हिदायत की। और इसके साथ साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही हिदायत अपने बेटों को की थी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब की फ़िक्र जो थी, जो कुरान जिस तरीके से बयान फरमाता है, वो ये थी कि इंसान का अंजाम अगर दीन इस्लाम पर हो तो तभी वो राह निजात हासिल कर सकता है। और असल कामयाबी ये है कि मौत इस्लाम जो है उसकी हालत में होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने औलाद को दुनियावी चीज़ों के बजाय इसी चीज़ की तलकीन की थी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये दीन मुंतखब किया है। तो इससे ये मालूम होता है कि इंसान इस्लाम मजहब को चूज़ नहीं करता, बल्कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ ये मजहब है और अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा ये दीन है जिसको हमने चूज़ करना है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या पैगाम है? कुरान चूँकि एक ऐसा नुस्खा है जो तमाम तर जो पिछली 3 किताबें थीं उनका मजमुआ भी इसके अंदर मौजूद है और क़यामत तक आने वाली की दुनिया के लिए ये हिदायत का सरचश्मा अल्लाह ताला ने मौजूद रखा है। मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ मौज़े अता किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान हकीम का मौज़ा अता किया। तो इसमें अगरचे ये वसीयत अंबिया ने अपने बेटों को की थी, लेकिन इससे तमाम तर उम्मत मोहम्मदी के लिए भी हमें नसीहत मिलती है कि ईमान पर साबित कदमी सबसे बड़ा जो है वो टास्क रहता है और शिर्क से इज्तनाब करना और उन तमाम तर चीज़ों से इज्तनाब करना जिनकी वजह से आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो खुलासा ये है कि यह आयत नस्ली या ख़ानदानी निस्बत पर निजात के तसव्वुर को रद्द करती है और असल मयार जो बयान करती है वो ये है कि ईमान और इस्लाम पर अगर ख़ात्मा है तो ही राह निजात हासिल की जा सकती है। और अक्सर हम लोग वाक़या भी सुनते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि एक शख्स ने सारी ज़िंदगी गुनाह किए और वो शर्मिंदा था। उसने किसी से पूछा तो जवाब मिला कि अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है, तो तुम बेशक रुख करो अल्लाह के घर की जानिब और जाकर जो है ना वो ईमान कबूल करो। तो वो जा रहा था और मस्जिद के और घर के दरमियान उसकी डेथ हो जाती है और फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं कि एक दोनों फरिश्ते जाते हैं कि अगर इसका मस्जिद से जहाँ तक इसकी लाश है वहाँ तक जो है, अगर इसकी मैयत जहाँ तक है वहाँ तक अगर फासला रहता है तो फिर जो है ना अगर वो ज़्यादा है तो ये दोज़ख में जाएगा। अच्छा। और अगर घर वाला जो है वो ज़्यादा है तो दोज़ख में जाएगा और अगर मस्जिद वाला ज़्यादा है तो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने वो जो मस्जिद वाला फासला वो कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि ईमान पर खात्मा हो रहा है। इससे ये मैसेज मिलता है कि सारी ज़िंदगी अगर आप अच्छे काम करते रहें लेकिन खुदा न ख्वास्ता कोई आपकी गलती कोताही की वजह से बगैर माफ़ी मांगे हुए आपका इस्लाम पर खात्मा नहीं होता तो उससे नुकसान क्या है। और फिर दूसरी तरफ अगर आपका इस्लाम पे खात्मा होता है तो नो डाउट आपने ज़िंदगी में जितने मर्जी गुनाह किए होंगे, लेकिन अगर सच्ची तौबा आपके अंदर मौजूद होगी तो अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है और अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जब भी हमारा खात्मा हो, एक तो सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, किसी की मोहताजी ना दे और फिर खात्मा बिल ईमान जो है वो करें। बिल्कुल, हमेशा यही दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस दुनिया में भी जो है नेक कामों की तलकीन अता करे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान की दौलत जो है वो हमारे साथ हो। और हमें ये भी साथ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा पर्दा कायम रखे इस दुनिया में भी, उस जहान फानी से रुखसत होते हुए। बेशक, और ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि अल्लाह जो है ना वो पर्दा कायम हमारा भी रखे, क्योंकि न जाने कितने पर्दे हैं जो हमारे ऊपर पड़े हुए हैं और हमें भी किसी का पर्दा जो है वो फाश नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त। तो आगे बढ़ते हैं और सुबह की खबर हमारा पहला सेगमेंट, उसकी जानिब बढ़ते हैं और आगाज करते हैं आज की खबरों का। देखते हैं क्या है आज हमारे पास। सबसे
सबसे पहले खबर आज की हमारी साल 2026 का शानदार आगाज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क जो है वो बन गया है। बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ है। हम यही हमेशा चाहते होते हैं, हमेशा हमारी सोच यही रही है कि पाकिस्तान की बरामदात जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क भी है, तो पाकिस्तान ज़रूरी बरामदात में इस्तेहकाम और तेज़ रफ्तारी के साथ आलमी क़यादत की जानिब तेजी से गामजन है। बैनुल-अक़वामी जरीदा गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी चावल की आलमी सतह पजीराई पर मुहर सब्त कर दी गई है। साल 2026 के आगाज पर पाकिस्तान एक और एजाज के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद करंदा मुल्क बन गया। दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी चावलों की बरामदात ने 14% माहाना इजाफा रिकॉर्ड करके आलमी मंडी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एग्जैक्टली जी, 2025 में 14% इजाफा हुआ है 2024 की निस्बत। और पाकिस्तान की जरी जो है वो कामयाबी का ये मुंह बोलता सबूत है कि SIFC के बाद, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बाद और तमाम तर कॉर्पोरेट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स के बाद ये चावलों की बरामद सिर्फ और सिर्फ नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़री अजनास पाकिस्तान से बाहर भेजी जा रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि एक्सपोर्ट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एंड वी आर वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स जब आपकी बढ़ेंगी तो बाहर रास्त आपके मुल्क के अंदर पैसा आता है, जिससे आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये माहाना इजाफा है 14%, जो कि बहुत अप्रिशिएट करने के काबिल बात है। हमारे जितने किसान है, जो हमारा किसान तबका है, उन सब की भी अप्रिसिएशन बनती है और साथ ही हमारी एज अ मुल्क भी अप्रिसिएशन बनती है। डेफिनेटली जी। सो विल होप कि आने वाले वक्त में मजीद अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करने वाली होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया है। उनके हवाले से हमारे पास अपडेट है, आइए आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस जो हैं वो आए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और डिफरेंट हाईकोर्ट्स के अंदर जजेस की मुंतकली भी होती रहती है और जजेस अपॉइंट्स भी होते रहते हैं। तो अब ये 3 जजेस जो नए आए हैं, इनमें से जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जस्टिस मोहम्मद आजम खान है और जस्टिस इनाम अमीन इन मिन्हास हैं। और मुस्तकिल तैनातियों के बाद इन्होंने हल्फ उठा लिया है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया है। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और उसके बाद इनसे हल्फ लिया गया। और तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जदा भी मौजूद थे। ये एक अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी, दैट आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस का इंतखाब हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर यह है कि SIFC की स्ट्रैटेजिक मुआवनत से ITCN एशिया 2026 में पाकिस्तान में डिजिटल सरमायाकारी और आलमी ताउन के फरोग का अहम जरिया बन रहा है। वो किस तरीके से 2026 डिजिटल कनेक्टिविटी और आलमी शराकतदारी में पाकिस्तान की पेशरफ्त हुई है। और इवेंट एक करवाया गया डिजिटल इकोसिस्टम का आलमी ताउन और सरमायाकारी के नए मौके को उजागर करने के हवाले से, जिसमें इवेंट के दौरान गिलगित बल्तिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और प्रीमियर केबल्स के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का मुआहिदा किया गया है। इस इकदाम से रसाई में इजाफा होगा और तवील मुद्दती समाजी और मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा। ITCN एशिया 2026 आलमी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन के लिए मौसर एक प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। और इसी आलमी CISO समिट में इवेंट में नुमाया रही कारकर्दगी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी मंजरनामे को आलमी सतह पर उजागर करने में बहुत मुफीद साबित हुई है। और समिट में 50 से ज्यादा ममालिक के 500 से ज्यादा सीनियर साइबर सिक्योरिटी और टेक रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान से भी लोग मौजूद थे। तो SIFC की सहूलतकारी के तहत नई शराकतदारी कायम हो रही है। ये जहां पर शराकतदारी हमें एग्रीकल्चर में फायदा दे रही है, वहां पर एनर्जी, मिनरल्स, टूरिज्म और IT सेक्टर में भी फायदा दे रही है। और इनफैक्ट आजकल IT में साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा खदशात उससे लोगों को लाहक थे। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा और इसी इंडस्ट्री में जो है अपनी कारनामों को और अपने इकदामात जो लेना चाह रहे हैं आगे के तहफ़्फ़ुज़, एक माशरे को अच्छा और पुरअमन वो देने के लिए वो जो इकदामात थे वो शेयर किए गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एक सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आगे बढ़ेंगे एंटरटेनमेंट से। हमारे पास क्या है, साबिक अमरीकी की न्यूज़ एंकर ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना दिया। अब वो रिकॉर्ड क्या है ये मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी, अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड न्यूज़ एंकर जेम डॉनवन ने रंग बिरंगे मोज़ों से के शौक के बायस एक मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इनके पास मोज़ों की 1531 मुनफरिद जोड़ियों का जखीरा मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मोज़ों की कलेक्शन तस्लीम किया गया है। ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं।
रंग बिरंगे, हर कलर के, हर शेप के, जिस पे हर किस्म का डिजाइन है, उस तरह के मोजे उनके पास मौजूद है। उनका कहना था कि जी उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें लोगों ने उनके मोजे खास नोट किए थे और उसके बाद लोगों ने उनको मोजे भेजने शुरू कर दिए। सो इस तरह करते करते उनके पास उनके पूरे करियर में अब तक 1531 मुनफरिद मोजे जो हैं वो जमा हो गए हैं और ये रिकॉर्ड कलेक्शन जो है वो तस्लीम किया गया है। क्या बात है। और नो डाउट आपको पता है ये शौक का कोई मोल नहीं होता। नहीं, शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये आजकल बड़ा एक ट्रेंड है कि आपके जो सॉक्स है ना वो किस कलर की होंगी और वो डिफरेंट उसमें शेड्स और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही आजकल ये जो है एक निशानी और ये शौक थोड़ा थोड़ा मुझे भी है। अच्छा, आपको भी मोजों का शौक जो है ना वो सॉक्स की कलेक्शन। टाई कलेक्शन का मैंने सुना था कि लड़कों को होता है टाई कलेक्शन का कि डिफरेंट हो, अब इसमें कलर जो है वो डिफरेंट इंडिकेशंस भी देते हैं, बट मोजों का आई डोंट नो, बस है इसी तरीके से कुछ लोगों को शौक है। यही बात है, शौक का कोई मोल नहीं। दो लोगों को तो इस्लामाबाद के अंदर मैं जानता हूँ, एक तौसीक हैदर हैं, ठीक है, और एक शमून हाशमी, ठीक है। इन लोगों को जो है अच्छा खासा शौक है सॉक्स कलेक्शन का। वेल, आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कि चांद पर पहला होटल बनने जा रहा है और आप लोगों पिछले दिनों मैं जो है ना वो ज्वाइनिंग हो सकती है। कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि जी चांद भी बहुत जल्द जो है वो डेवलप होने लगेगा। एंड आई वाज लाइक यार क्या डेवलपमेंट होगी वहां पर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। होने जा रही है। साइंसदानों ने नया जो है वो फार्मूला तैयार कर लिया है और चांद पर पहले होटल के लिए जो है वो तमाम तर तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। अमेरिका की गैलेक्टिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन GRU स्पेस नामी कंपनी ने दावा किया है कि 2032 तक चांद पर दुनिया का पहला होटल हम कायम कर लेंगे। अभी होटल किस किस्म का होगा? चांद पे पानी नहीं है तो होटल कैसे बनेगा? बस वो तमाम तर चीजें मुहैया करेंगे ना। देखो स्पेस सेंटर जो है वहां पर भी एक मसनूई माहौल दिया हुआ है जहां पर तमाम तर चीजें मौजूद हैं। इसकी डिटेल्स की तरह इब्तदाई बुकिंग भी इसके लिए जारी है, जिसके लिए तकरीबन 7.5 लाख पाउंड जो है वो बतौर एडवांस लिए जा रहे हैं, जिसकी पेमेंट बाद में भी आपको करनी होगी। और 4 मेहमान इसके अंदर ठहर सकते हैं 5 रातों तक के लिए। पता है कितनी अमाउंट है? 75 लाख पाउंड जो है टोटल स्टे। हाँ जी, जो टोटल स्टे की आपकी अमाउंट है ना वो 75 लाख पाउंड है, जिसमें से लोगों से जो इंटरेस्टेड है उनसे अभी ही जो है एक किस्त ली जा रही है 7.5 लाख पाउंड की पहली अदायगी में। तो अगर आप जाना चाहते हैं आप इस कंपनी से राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप जाना चाहती हैं आप भी राब्ता श्योर इतने पैसे मेरे पास हो तो व्हाई नॉट, मैं जा सकती हूँ। उन्होंने यही बताया है कि हम यहीं से जो है वहां पर लेके जाएंगे और वहां पे एक मसनूई बेसिकली होटल जो है वो कायम होगा और वहां पे पहला जो मिशन जाएगा वो 4 से 5 दिन स्टे करेगा और उसकी मालियत जो है वो इतनी होगी। अब ये जब होगा 2031 तक वेट करना पड़ेगा तभी ये मुमकिन होगा। सो वी वुड वांट टू सी कि क्या जो है हाँ क्या हो सकता है और क्या अपडेट होगी 2032 तक। अगर ये होटल बन गया तो फिर हम आपको जो है ना वो इसके बारे में आगाह करते हुए जरूर जी आगे बढ़ेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज जो है वो मुझे लग रही है ये अंटार्कटिका में जमी बर्फ के नीचे खुफिया दुनिया की मौजूदगी का इंकशाफ। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी की तो मुझे पता चला हाँ जी कि या देयर इज अ थ्योरी जिसके मुताबिक वहां पर अंटार्कटिका की जो बर्फ है उससे पहले वहां पर एक दुनिया आबाद थी। वहां पर लोग थे बेसिकली जो मरमेड वाली स्टोरीज हम देखते हैं सुनते हैं। सो देयर वाज अ ट्रू एक्चुअल क्रिएचर जो वहां रहते थे, लेकिन चूंकि उस टाइम पे ये तो अब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है बर्फ चूंकि पिघलना शुरू हो गई है तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो पहले नापैद हो चुकी थी हमें लगता था वो अब दोबारा जो है जमीन उनको बाहर निकाल रही है। तो ऐसा ही अंटार्कटिका में भी हुआ है कि एक नक्शा जो है वो सामने आया है। नया नक्शा पहाड़ों, वादियों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल जमीन को बेनकाब करता है और ये समझने के लिए अहम डेटा फराहम करता है कि जमीन पर तेजी से रोनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के अंटार्कटिका पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, कुछ एक थ्योरी मैंने पढ़ी जिसमें से ये भी है कि जब आखिरी टाइम के हम करीब जाने लगेंगे तो जमीन के अंदर से जो बर्फ है वो खुद ही पिघलेगी और उसके नीचे से बहुत सारे पहाड़ बाहर आएंगे जी, वादियां बाहर आएंगी। सो अब वो उसकी तरफ जो है एक इंडिकेशन ही ये कह सकते हैं नक्शा। हजारों साल से ये दुनिया आबाद है तो इसमें क्या क्या कुछ तब्दील हो चुका होगा जो है वो हमें नहीं पता है। अभी पिछले ही कुछ एक टाइम पहले मैंने एक और रिसर्च पढ़ी थी जिसके मुताबिक अंटार्कटिका का एक वो है
आर्टिक हाँ कहते हैं उसको, उसके नीचे जो है वो रिसर्च करने के लिए एक टीम गई थी, लेकिन वो कुछ मुश्किलात की वजह से वो रिसर्च पूरी ही नहीं कर सके, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो वहाँ की खुदाई करना चाह रहे हैं, बर्फ के नीचे देखना चाह रहे हैं कि वहाँ क्या है क्या जी। तो बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है जब हमारे रावल डैम के नीचे पूरी जो है वो आबादी हो सकती है, जब हुंजा की जो है वहां पर है लेक, वहां पर नीचे सब कुछ हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको नजम एक और बात बताऊं, ये बहुत आपको भी बहुत दिलचस्प लगेगी। मैं जहाँ से ताल्लुक रखती हूँ गांव में, तो वहाँ पे जो समंदर से बेसिकली नाले जो जाते हैं हर गांव की तरफ, छोटे छोटे एक वो जाते हैं, सो वहाँ से सोना निकलने लगा है और लोगों ने बकायदा जो है वहाँ पे डेरे बिछाए हुए बैठे हैं। हाँ जी, और वहाँ जो है लोगों की मजदूरियां बहुत बढ़ गई हैं कि जी आप 2-3 हज़ार रुपए में एक बंदा एक दिन के लिए रखते हैं और वो वहाँ खुदाई करता है और वो जो रेत निकलती है ना उसमें उसको छानते हैं, उसमें से सोने निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत अमीर हो गए हैं। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। हाँ जी, सच्चाई है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। सो ये हुकूमत पाकिस्तान को भी पता होगा। हाँ मैंने बता तो दिया। बाकी का वजह आखिरी खबर हम लोग शामिल करते हैं भी इंटरटेनमेंट की दुनिया से है, जहां पर अदाकारा रीमा ने, एक और पाकिस्तानी अदाकारा, ऑल्दो शी इज अ न्यू एक्ट्रेस बट नईमा बट, लेकिन वो अपने बालों की वजह से बड़े मशहूर हैं और सोशल मीडिया पे अक्सर उनकी चीजें आ रही होती हैं अपने बालों की केयर के हवाले से, वो बता रही होती हैं वो क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करती हैं। नईमा बट, या सो रीमा जी ने नईमा बट को मशवरा दिया है कि आप बाल ना कटवाएं जी, क्योंकि अदाकारी में जो भी स्टार्ट में आता है उनको बहुत सारे जो है ये बताए जाते हैं, आप या ये करवा ले, ये करवा ले, ये करवा ले। सो वो कह रही है कि मुझे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे परफॉर्मेंस इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि वो कहते हैं जी आपके बाल बहुत लंबे हैं। हाँ। तो कहती मैं नहीं कटवाना चाह रही। रीमा साहिबा ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि आपको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, और मेरा भी ख्याल है कि बाल उनको नहीं कटवाने चाहिए, बड़ी मुश्किल से हमें बाल मिलते हैं, क्या जरूरत है। और रीमा जी के बाल भी आप देखें तो माशाल्लाह शी इज एवरग्रीन, और जब से मैं उनको देख रही हूँ उनके बाल इतने ही खूबसूरत हैं और आज तक वो वैसे ही हैं। स्वीट। और बस और ये एक और चीज भी यहाँ इंडिकेट हो रही है कि जी सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को आज भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और शफकत से उनको अच्छे मशवरे भी दे सकते हैं। बिल्कुल, और देने भी चाहिए। वेल, यहाँ पर सुबह की खबर का सेगमेंट खत्म हुआ, चाहता है शामिल करेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे। मुल्क में अफसोसनाक वाकया जो हुआ कराची का, उसमें बात करेंगे कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं और ऑपरेशन कहां तक हो चुका है और हुकूमत जो है इस पर क्या कर रही है और गफलत क्यों बरती गई। बहुत सारे सवालात हैं। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में कराची के अंदर गुल प्लाजे का जो अफसोसनाक वाक़या है वो पेश आया और इस वक्त की इतलात के मुताबिक 26 अमवात हो चुकी हैं, 18 की शनाख्त हो चुकी है और तकरीबन 83 अफराद इस वक्त लापता हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से बज़रिया फ़ोन लाइन हमारे साथ मौजूद हैं सदर ट्रेडिंग एसोसिएशन सिंध जनाब जावेद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाक़या है, हर आंख जो है वो अश्कबार है, लेकिन सर इस वक्त बताइएगा कि इस वक्त की आपकी इतलात के मुताबिक आपके आसपास जो खबरें हैं, क्या रियल कंडीशन है ग्राउंड पर, क्या सिचुएशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजरों का मौक़िफ़ जानने के लिए टाइम दिया। देखिए जी, सूरत हाल इंतहाई खराब है। इस वक्त तक हुकूमत सिंध की नाअहली खुलकर सामने आ गई है कि 60 घंटे से ऊपर हो गया, अब तक ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ। उम्मीद की जा सकती थी कुछ लोग जो मिसिंग पर्सन है उनको बचाया जा सकता था, लेकिन इनकी नाक़िस हिकमत अमली के बाइस अब इंसानी का वहां बच जाना एक मौजे से कम ना होगा। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि सिंध हुकूमत अपनी गलती को छुपाने के लिए ताजरों पर इल्जाम तराशी कर रही है। कल सर कि जी वो आपके पास सेफ्टी फायर सेफ्टी नहीं थे, फला नहीं थे।
भाई जो शॉपिंग सेंटर में नहीं थे तो इन इदारे कहाँ जाकर सो गए थे? इन इदारों का काम है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन कभी ये कहते हैं कि यहां से इतने पैसे वो जो है वो लिए जाते थे मेंटेनेंस के नाम पे, और जनाब वो इतने ये वो ट्रेड यूनियन, यानी बात को वो उनका बयानिया जो झूठ का था वो कल जमीन बोस हो चुका है। सर ये किसकी गफलत है? आपको क्या लगता है जब प्लाजा बनता है तो उसमें फायर एग्जिट्स तो पहले से ही मतलब जब उसका प्लान बनता है, मैप बनता है, वो हम अथॉरिटीज से अप्रूव होता है, तो जिस टाइम वो अप्रूव हो रहा था उस टाइम भी उसमें फायर एग्जिट्स नहीं होंगे तो अप्रूव कैसे हुआ ऐसा प्लान? नहीं, बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ये जवाबदारी है और केएमसी की। तकरीबन हमारे पास से जो कमर्शियल एरिया है केएमसी 3.5 अरब रुपया पर मंथ यहां से वो टैक्स में वसूल करती है। आप ये देखें, फायर स्टेशन 1 लाख के ऊपर एक होना चाहिए। 3.5 करोड़ की आबादी कराची की है, 24 फायर स्टेशन है। जब गाड़ियां 1 घंटे लेट गाड़ियां जब फायर ब्रिगेड की पहुंची और उसके बाद उन्होंने शुरू किया तो रात 3 बजे उनका पानी खत्म हो गया। मुझे ये बताया जाए कि ये चीज किनकी नाअहली है? सिंध गवर्नमेंट क्या बड़ी जिम्मा है इस इल्जाम से? क्यों नहीं वो इससे पहले भी कराची में बेशुमार वाकयात हुए, आज तक किसी को कोई भी उनकी जो है वो कोई सजा नहीं मिली। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहता हूं कि सीएम साहब आप आके आए, जो भी गफलत जिस लोगों ने की है उनके खिलाफ एफआईआर कराए और उनको कानून के कटोरे में लेकर आए। सर ये तो आप जो बातें कर रहे हैं ये पोस्ट सानिया हो गई। हम पहले उस तरफ आते हैं कि वाकया पेश आया तो आया क्यों, मतलब उसकी वजूहात की तरफ हम आए तो आपको नहीं लगता कि प्लाजे के जो मालिकान है उनकी भी गफलत है? हाँ बेशक हम सिंध गवर्नमेंट को नुकसान ठहराते हैं बट उसको हम पोस्ट वाले में करेंगे। पहला मरहला ये है कि ये जो इतने टाइम से ये बिल्डिंग बनी थी इसकी नाकस हालत थी, इसकी रिपेयरिंग रिनोवेशन क्यों नहीं कराई जाती थी? मतलब जाहिर है कितना बड़ा बिजनेस वहां पर है, इतने लोगों का वहां आना जाना है, तो इंसानी जो जान की कीमत होती है उसका तो कोई नेमल बदल नहीं होता। ये स्टार्ट में नहीं सोचा गया? देखें, ये आप जो कह रहे हैं वो नाकिस उसकी बिल्डिंग की कंडीशन थी, ये सारी बातें एक ऐसा बयानिया जो सिंध हुकूमत ने बनाया, ये बातें आप वो बयान कर रही हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, ये कोई इतनी कदीम इमारत नहीं थी जिसके लिए यानी ये कह दें ये इतनी खराब थी कि यहाँ इसके अंदर ये हादसा रूनुमा हो गया। लेकिन बात यह है कि अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले पे इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। अब बात यह है कि जो इदारे वो अवाम और ताजिर के पैसों के टैक्स से वो जो तनख्वाहें लेते हैं वो किस चीज की लेते हैं? क्या ये बिल्डिंग 1980 में इसकी जब तोसी हुई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, क्या उन्होंने इस तोसी की मंजूरी नहीं दी? लीगलाइज 1021 शॉप इसके अंदर मौजूद है। अब क्या हमारा अंदाजा है कि ये 1200 शॉप थी। अब ये जो 1200 शॉप जो बड़ी है इसके अंदर आपकी 180 या 79 शॉप वो उन्हीं साइज को, क्यों एरिया तो वही था, उसी शॉप को छोटा किया गया है और उसके बाद इनकी अंदर तोसी हुई है। अब कहा यह जाता है कि जी अब आप अंदाजा करें 26 डेड बॉडियां अब तक रिकवर हो चुकी है और हमारे अंदाजे के मुताबिक 100 बंदे अब तक मिसिंग पर्सन में हैं। और ये एक इमारत जो गुल प्लाजा है इससे कई गुना बड़ी इमारतें कराची पे मौजूद है जो 60-62 घंटे के बाद भी ये जो है रेस्क्यू का काम और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ना करे किसी और इमारत में ये इतना बड़ा वाकया पेश आ जाता तो इनसे सिंध गवर्नमेंट से 15 दिन में भी ये काम नहीं। जी कुरैशी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपकी क्या बातचीत हो रही है सिंध हुकूमत के साथ या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों के साथ, मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ? आप लोगों के डेफिनेटली कोई डायलॉग्स हुए होंगे, कोई बात हुई होंगी, तो इस वक्त की कंडीशन क्या है और आने वाले वक्त में जिन इमारतों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इस वक्त ताजरान कमेटियाँ, आप खुद और आपके साथ जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, वो इस वक्त अब तो खतरा सामने आ गया है, तमाम तर जो बाकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कारोबार चल रहा है उनके हवाले से कोई इक़दाम उठाने का आपने फैसला किया है? देखिए जी, अभी तक इस किस्म की हमारी सिंध गवर्नमेंट से कोई राब्ता नहीं है। हमने बतौर कोशिश की, कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ताजिर कहने हमारे दोस्त थे उन्हें बुलाया, अपने मनपसंद लोगों को, और वहां बैठकर उन्होंने कंपल के लिए उनको 1 करोड़ रुपया जो सौदा है उनकी फैमिली को देने का ऐलान, उन्होंने अब तक उनकी कोई वजाहत दी।
हम ये चाहते हैं बिल्कुल उनके सर्वे हो और उनके ऊपर जो फायर के का जो भी मामला है सेफ्टी का, वो उन बिल्डिंगों में होना चाहिए। ये इदारों का काम है, जब वो एनओसी देते हैं तो वो और उसके बाद वो विजिट भी करते हैं। क्या उन लोगों ने आंखें बंद की हुई है सिर्फ ये अपनी जेबें गर्म करने के लिए ये इदारे में बैठे हुए? इनको इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है। आज ये पहला वाकया कराची में नहीं हुआ, गोल्डन मार्केट का वाकया हुआ, मोहतन दास मार्केट का हुआ, टेम्पर का मार्केट का वाकया हुआ, बल्दिया टाउन का वाकया हुआ है। आज तक एक आदमी, जैसे गवर्नमेंट का कोई बंदा आपसे लाइन पे है तो मुझे बता दे, एक बंदे को किसी को सजा मिली हुई? मुर्तजा वाब साहब की आप बात करते, वो तो 24 घंटे के बाद आकर ज़ियारत करा कर गए वहां की। अब बातें करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास भी और उनके पास भी, लेकिन अफसोस यह है कि मरहम रखने वाला कोई नहीं है। जो एक 68% से 70% टैक्स देने वाला जो शहर है उसका वली वारिस आज कोई भी नहीं है। होता यह है कि ये 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। ये 1.6 बिलियन का एक बजट था जिसके अंदर फाइट टेंडर मंगवाए गए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी गाड़ियां मंगवाई? 1 लाख के ऊपर एक फायर स्टेशन होता है। 3.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 24 फायर ब्रिगेड स्टेशन है कराची के अंदर। ये हिकमत अमली है। कुरैशी साहब, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात सुनने में भी आए हैं कि जो मखदूश करार दी गई इमारतें हैं कराची में, अगर पहले भी, तो अगर उनको खाली करवाने का कहा जाता है या वहां पर कारोबार बंद करने का कहा जाता है तो ताजिर बरादरी भी ताउन नहीं करती है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, इदारे जब आते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जी वो आके वो अपने पसंद और नापसंद का हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि हमें कहां से ये पैसे बटोरने पड़ेंगे। तो वो जो काबिले इस्तेमाल भी बिल्डिंग जो होती है कमर्शियल प्लाजा, ये उनके ऊपर भी आकर खड़े हो जाते हैं। और ये ऐसी नहीं है, इससे पहले भी कराची के अंदर कुछ इमारतें उन्होंने सील भी की हैं। लेकिन हम ये कहते हैं इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए और उसके अंदर ट्रेड यूनियन और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केएमसी के लोगों के ताउन के वहां जाकर वो सर्वे करें और वहां जाकर उनकी रिपोर्ट दें। तो कुरैशी साहब, आप लोगों ने पहले भी इस तरह की कोई सिचुएशन तो निकाली होगी जहां पर इमारतों की ऐसी हालत होगी, तो क्या ताजिर एसोसिएशन या आपकी एसोसिएशन ने कभी दबाव डालने की कोशिश की है कि इमारतों की हालत बेहतर हो सके और सिंध हुकूमत पर दबाव डालने की कभी आपने कोशिश की? देखिए जी, हमने तो मुतवातर बार कोशिश की है, लेकिन सिंध हुकूमत को ताजिरों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ही काबू में मसरूफ है। हालांकि होना ये चाहिए, हम वेस्टर्न कंट्री में हो तो जो ज्यादा टैक्स पेयर है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हमारी बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर जो है, हम एफबीआर को भी मुंह देते हैं, एसबीआर को भी मुंह देते हैं, लेकिन ये टैक्स का पैसा 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड का पैसा सूबों के पास ज्यादा आता है। वो खर्च कहां हो रहा है उसकी कोई ऑडिट तो होगी। मुझे बताया कि 17 साल में कराची में डेवलपमेंट के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा जाता कहां है? नजर कहीं भी नहीं आता। मुझे पूरे कराची का सर्वे कर कर आप आ जाए, आप क्या कह रहे हो, 1 किलोमीटर की कोई भी सड़क साबुत आपको नहीं मिलेगी। 2 साल से ग्रीन लाइन की सड़क पे काम हो रहा है, क्या वो ताजिरों ने बनवाना था? क्यों नहीं काम मुकम्मल हो रहा लोगों का? ठीक है सर, लेकिन इस वक्त हम इस सानहे पे बात करना चाह रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सानहा है, चाहे हम ब्लेम गेम खेलते रहें तो वो तो कभी खत्म नहीं होगी। आप लोगों की जो ताजिर एसोसिएशन है, आप लोगों का वैसे इसमें बहुत सारे और ताजिर शामिल होंगे, तो आपकी क्या इकदाम होते हैं? आप स्टार्ट में आपस में जो आप लोगों की कम्युनिटी है वो क्या करते हैं? कम्युनिटी सर्विस क्या होती है आपकी? देखें, ये हम लोग जो भी एक बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी के इंतजामात को चेक करने के लिए इदारे मौजूद हैं। हम ये कहते हैं वो इन इदारों को फाल करें और इन इदारों का जो काम है वो आकर उन्हें चेक करें और कहीं वो पाते हैं कि ये इंतजामात मुकम्मल नहीं है तो वहां बैठकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम उसके हक में, इंसानी जानों का जाया हो जाना, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये किसी वेस्टर्न कंट्री में यह हादसा हो जाता, वो पूरी की पूरी कैबिनेट रिजाइन देकर घर चली जाती। यहाँ तो इल्जाम तराशी ताजिरों पे की जा रही है और अपने ऊपर सिंध गवर्नमेंट इल्जाम बात करने को तैयार नहीं है। जी, बात यही है कि इस वक्त इल्जाम तराशी का टाइम नहीं है। जी अच्छा, ये मुझे बताइए, उम्मी वजूहात आपको क्या लगते हैं कि क्या थे? क्या फायर ब्रिगेड्स टाइम पे नहीं पहुंच सके? आया हमारी जो फायर ब्रिगेड टीम है वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, उनको काम नहीं आता था? पानी की कमी की वजह से आग पे काबू नहीं पाया गया? वजूहात क्या आपको नजर आती हैं थी? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट पहुंचने की वजह से यह हादसा लेट हुआ
और हमारी बदकिस्मती है कि जो फाइटर है वो अनट्रेंड है, वो 50 साल पुराने फार्मूले पे काम कर रहे हैं। एक हमारा फायर फाइटर शहीद हुआ फुरकान नाम का, हमें दिली हमदर्दी है उसके खानदान से। वो एक ना तजर्बेकार की आज जदीद दौर के अंदर पास इनकी जदीद कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपको मैंने पॉइंट आउट किया कि कराची जैसे शहर के अंदर जो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, वहां 24 फायर स्टेशन है। वो मुझे बताएं वो कैसे कवर करेंगे? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये कोई कल को कोई और बड़ी बिल्डिंग में हादसा हो गया तो ये कैसे कवर कर पाएंगे? आज 60-62 घंटे हो चुके, चौथा रोज है, अभी तक रेस्क्यू का काम और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। ये 8,000 स्क्वायर फीट के ऊपर मुनहसर है ये पूरी बिल्डिंग। आज मुझे बताया जाए तो इससे बड़ी नाअहली चुप कर, जब आप समंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासे हैं, रात को 3 बजे के बाद गाड़ियों में फायर ब्रिगेड की पानी खत्म हो गया, क्या वो ताजिरों की वजह से पानी खत्म हो गया? ये तो रेस्क्यू की जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त अस्पतालों में कैसा ट्रीट किया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से? लोग जो लेकर जाए जा रहे हैं, जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं, देखिए फलाही इदारे अपनी तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूं। और हमारे सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, नेवी और पाक अफवाज के दस्तों ने जो काम रेस्क्यू का किया, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिंध के अंदर जो तिब्बी सहूलतें हैं वो नाकाफी हैं, और आपको पता है इन हॉस्पिटलों के हालत जार पर मैं अब क्या मजीद बात करना चाहूं। लेकिन बात यह है कि हमारे पास आज जदीद दौर के अंदर हमारे पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है जो दूसरी कंट्री हमारे बराबर में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है। आप जाके उनका आप देखें, उनके पास फायर स्टेशन कितने हैं। तो लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे पास बजट जरूर आता है, वो बजट कहां जाता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन आज जजा और सजा और जजा का अमल हो जाए तो इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो सकती है। अफसोस ये होता है ये एक इंक्वायरी बनाई गई है कमेटी, कमिश्नर कराची की सरबराही में, हम तो उस कमेटी को मानते ही नहीं। उन्होंने अपने इदारों को बचाकर फिर निकाल लेना है यहाँ से। तो इदारे ऐसी इंक्वायरी हो जुडिशियल जहां उनका तयन हो और उस बात की सजा उन्हें मिलनी चाहिए जिन लोगों की भी गफलत है, खा वो ताजिर भी है। तो बहुत अच्छी है कि आपने अप्रिशिएट किया जिन जिन इदारों ने बर वक्त काम करके वहाँ पे रेस्क्यू में मदद की आप लोगों की, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जिनकी गफलत की वजह से ये वाक़या पेश ही ना आता, अगर वो गफलत ना बरतते, तो आप वहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आपकी बात अच्छी है। हम ये पूछना चाहेंगे कि अब आपका आगे का लाया अमल, एक सानिया खुदा न ख्वास्ता हमने देख लिया, हम चाहेंगे कि कभी ऐसा दोबारा ना हो, तो क्या लाया अमल जो है वो इख्तियार करेंगे आप? बिरादरी आपकी अभी हमारी पहली कोशिश यह है कि आज हम अपनी मुशावरत कर हुकूमत को डेडलाइन देंगे, यहाँ से रेस्क्यू का और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर दिया जाए, वरना हम अपनी मदद आपके तहत हम ये काम करेंगे। क्यों? अब हमारे जो लोगों के प्यारे बिछड़े हुए हैं, वो मिसिंग पर्सन है, अब उनसे सब्र नहीं हो रहा। आज वो अपनी आंखों से भी अपनी मदद आपके तहत क्या काम होगा? भाई क्या होगा? वो यही होगा, हम भी रेस्क्यू करेंगे, जहां भी सर्च ऑपरेशन हम खुद करेंगे। इन इदारों के बस की बात ही नहीं है। इनकी इदारों की जो है कारकर्दगी खुलकर इस वक्त सामने आ चुकी है। अब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता इन इदारों। अगर कुरैशी साहब आप लोग ऐसी कोई ताकत रखते हैं तो आप लोग तो ऑलरेडी शुरू करें काम। चाहिए था आपको नहीं, वो हमें बना है। हम हुकूमत देखें, वहां उन्होंने कॉर्डन ऑफ पुलिस ने किया हुआ है, और लेकिन वो लोग धाड़े मार मार कर अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं आज वो चौथा दिन है, लोग वहां से हिलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारा बच्चा आएगा तो हम घर पे जाएंगे। हम उनको कैसे दिलासा दें? यहाँ सियासत खेली जा रही है, ताजिर सियासतदान नहीं है। ये जो सियासी पार्टियां यहाँ सियासत करने आ रही हैं, इन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे बताएं, आपका जो घर में जो बेटा ज्यादा कमा कर लाता है, माँ उससे ज्यादा भी प्यार करती है। यहाँ तो बदकिस्मती कराची की है, इन्हें हमेशा इन्होंने लाशें उठाई है। वो ट्रकों के व्हील के अंदर आगे गिर जाए। ये उम्मीद मैं करूंगा आखिर में आपसे कि इस वाक़े के बाद आपकी बरादरी जो है वो आपकी एसोसिएशन एटलीस्ट कराची पूरे की बिल्डिंग्स को एक दफ़ा चेक करें, और उनके अंदर जिस फायर एग्जिट की अगर कमी है, मखदूश हालतों में अगर इमारतें हैं, तो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक भी रजिस्टर करवाएं, और अपनी मदद आपके तहत अगर उसको ठीक किया जा सकता है तो उसकी तरफ भी आप लोग बढ़ें। ये इस मुल्क के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत जो है वो एक आने वाली नस्ल के लिए बहुत एहसान होगा आप सबका। बिल्कुल आपने सही कहा, हम बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं।
आए, पहले ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर ले, उसके बाद बिल बैठते हैं। इल्जाम तराशियां ना करें, मरहम रखें, नमक पाशी ना करें उन जख्मों पर। अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते मजीद लाशें उठाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए नुकसान जो है वो आम इंसान का ही होता है, किसी का बाप बिछड़ जाता है, किसी की बहन, किसी की बेटी। बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, आपके घर वाले होते हैं उन पे क्या गुजरती है, उनके लिए सोचना चाहिए और आप लोगों को मिल के काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हज़रात, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक उस घर के बारे में आप सोचें जिसका वाहिद कफील होगा वो कमाने वाला अगर चला गया, वाहिद सरबराह हो। कुछ लोगों के वॉइस नोट आ रहे हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम पे किए थे अपनी फैमिलीज़ को, बहुत अफसोसनाक हैं, रोना आता है। और इस वक्त सिर्फ ये दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद करें जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो प्यारे इस वक्त इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अपने मासूम बच्चे, अपने बाप, अपने भाई की अगर मैयत है तो वो मिल सके, तो अल्लाह ताला उनकी शनाख्त जो है वो जल्द से जल्द करवाए ताकि ये बोझ जो है वो लोगों के दिलों से हट सके। और साथ ही बाकी तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अल्लाह ये तौफीक दे कि ऐसे वाक़यात ना हो, इसके लिए कोई एक हिकमत अमली बनाई जाए। उस दिन भी ये बात हो रही थी कि चीफ ऑफ द रेस्क्यू फोर्सेस, फायर फाइटर्स, वो खुद ये बात कर रहे थे कि कराची के अंदर हमें 200 फायर स्टेशन चाहिए और सिर्फ हमारे पास 25 फायर स्टेशन मौजूद हैं, जब ऑलरेडी ये सिचुएशन है। और कुरैशी साहब की इस बात से तो इत्तेफाक मैं भी करूंगा कि मॉडर्न टाइम में हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। हमें जिद्दत लानी चाहिए, हमें जिद्दत लानी चाहिए, हमें वो कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसी गैसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो आग पे फौरी तौर पर काबू पा सकें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मौसमियाती लिहाज से आजकल जो एक न्यू टेक्नोलॉजी क्लाइमेट स्मार्ट टेक का इनेकाद किया गया है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, क्योंकि हम देखते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब पाकिस्तान का नहीं एक आलमी मसला बनता जा रहा है और वो रोज़ बरोज़ जो है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। बजाय इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या हिकमती अमली जो है वो तैयार की जा रही है, और ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये किस तरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित हो सकती है, और जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनको कैसे एक महफूज और पायदार मुस्तकबिल प्रोवाइड कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुरतुलैन चीमा, माहौलियाती अफसर है, AI जियो नेविगेटर से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी टुडे। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि AI के डिफरेंट यूजेज हैं और क्लाइमेट को हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस किया, लेकिन आज इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि AI के थ्रू हम क्या मदद ले रहे हैं हमारे माहौलियाती सेक्टर में। तो बताइएगा मैम कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और आपने जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है वो कैसे माहौलियाती असर को कम करने में और क्लाइमेट चेंज को, रेजिलिएंट क्लाइमेट जो है वो चीज़ें कैसे बन सकती हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज सेक्टर से ही स्टार्ट करूँगी। क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए मिटिगेशन और अडेप्टेशन करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ क्लाइमेट रेजिलियंस। मिटिगेशन के लिए व्हाट वी कैन डू, जो हमारी हाई कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको हम ट्रांजिशन करते हैं टुवर्ड्स लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें आप देखिए फॉसिल फ्यूल्स का आप यूज़ करते हैं पावर सेक्टर में, या फिर हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर हम चेक करते हैं, या एविएशन सेक्टर में आप हाई कार्बन फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, तो उसकी आप ट्रांजिशनिंग कर सकते हैं टुवर्ड्स लो कार्बन फ्यूल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स हम लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं मिटिगेशन की साइड पे, जिसके थ्रू हम एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में जब आपके डिज़ास्टर्स या
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपको शो होते हैं तो उनको आप रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो डिजास्टर्स हैं उनसे जो इम्पैक्ट है वो कम से कम जनरेट हो। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है टू एडवाइज डीज। बिफोर एनी इंसिडेंट आप जो है ना उनको चीजें बता सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ जी जी बिल्कुल। जो पहले से फोरकास्टिंग होती है वो सैटेलाइट बेस्ड डेटा के थ्रू भी होती है, ग्राउंड पे भी सेंसर्स होते हैं, उनके थ्रू जो प्रिडिक्शंस होती है या फोरकास्टिंग होती है वो हमारे पास आ रही होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते जो हमारे लेमैन होते हैं या फिर जो लोग सैटेलाइट बेस्ड डेटा के बारे में या क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। डेफिनेटली मैम, काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आप इसमें काम कर रही हैं और इस वक्त ज़रूरत भी यही है, जिस तरीके से हम लोग ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वक्त काम करने की भी ज़रूरत थी, इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनीज, ठीक है, इस वक्त क्लाइमेट स्मार्ट टेक का ये जो काम है इसकी कुछ मिसालों के साथ हमें अगर बता सकें वो चीज़ें जो ऑल्दो आप कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी आपकी कंपनीज करती जा रही हैं, और फिर ये हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये किन वजूहात की वजह से आया है और उसको सस्टेन करने के लिए, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और हमारी जो ये आलमी सतह पे जो क्लाइमेट चेंज है इसको मुअस्सर तरीके से जो है कंट्रोल में लाने के लिए आपकी कंपनी जो है वो क्या इक़दाम उठा रही है? हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली जियो स्पेशल एनालिसिस करती है, GIS बेस्ड एंड रिमोट सेंसिंग बेस्ड, जिसमें हम सैटेलाइट का जो डेटा है उसको ग्राउंड में किस तरह से शो कर सकते हैं, एंड देन वी आल्सो सिंक्रोनाइज द डेटा विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करके। लेट्स से कि आपने एग्जांपल्स का पूछा, तो एग्जांपल्स में जियो GPT है हमारी एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम जो सैटेलाइट से इमेज हमें एनालाइज करके मिलती है उसकी हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। लेट्स से वो 10 मीटर के रेजोल्यूशन पे 10 मीटर के डिस्टेंस से हमें ब्लर इमेज मिलती है, उसकी रेजोल्यूशन इतनी क्लियर नहीं होती। लेट्स से कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्रायोस्फीयर को देखना है, ओवरऑल जो ग्लेशियर का कवर है उसको चेक करना है, तो वो इमेज अगर आपकी इतनी क्लियर नहीं है, आप जो हम जी बिल्कुल, जो हम सेकंड इमेज में देखेंगे कि सेकंड इमेज में वो काफ़ी उसकी रेजोल्यूशन हाई है, उसमें हम देख सकते हैं कि क्लाउड कवर ग्लेशियर का कवर है वो कितना ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। उसके बाद जब आप बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की या ओवरऑल क्रायोस्फीयर की, तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो वो गलीज, ट्रेलीज, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स और लेक्स, डिफरेंट वाटर बॉडीज बन रही होती हैं। तो उसमें जो हमारी लेक्स होती हैं उनको आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन एरियाज़ में लेक्स बन सकती हैं, वाटरवेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन एक्चुअली उस चीज़ को डिटेक्ट करती है। उससे ये बहुत फ़ायदा हो सकता है उन एरियाज़ में जो डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ से कम्युनिटीज़ को इवैक्यूएट करने के लिए, और वो जो उसकी इमेज एक्चुअली जो रिज़ल्ट आता है वो जियो स्पेशल डेटा को बहुत ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में, जिस तरह से हमारी ह्यूमन आई वैसे देख सकती है टोपोलॉजी को, उस तरह से हम उसको देख सकते हैं। आप लोग जो ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस वगैरह देख के आप लोगों को आइडिया हो जाता है, डिटेक्ट कर लेते हैं आपको, उसके बाद का क्या होता है? आया आप वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजते हैं, मिनिस्ट्रीज को भेजते हैं, या उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए किन से रब्ता करते हैं, या फिर आपकी कंपनी खुद जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ चली जाती है? वी आर राइट नाउ मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। आवर कंपनी एंड आवर प्रोजेक्ट्स हैव वन सेवरल अवार्ड्स एज वेल एट नेशनल लेवल, एंड इंटरनेशनली भी हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। उसमें यह होता है कि जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके थ्रू हम एप्लीकेशंस ऐसी बिल्ड कर रहे हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ में लोग हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं, वो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकें। लेट्स से कि आपके मोबाइल फ़ोन पे टेम्परेचर और प्रेशर आ रहा होता है, वैसे ही इसी तरह से आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेट्स से कि उन्होंने क्रॉप की सोइंग और हार्वेस्टिंग करनी है, या इरिगेशन करनी है, या स्प्रे करना है,
तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको ऑलरेडी आ रही होती है। और उसके साथ साथ हमने उसका, जैसे चैट जीपीटी है, इसी तरह से एक जीपीटी हमने डेवलप की हुई है एप्लीकेशन, उसमें वो खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे और वो उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि व्हेन या ठीक है। तो वो अच्छा मैम, कोई ऐसी चीज आप लोग इस वक्त कर रहे हो जब हम क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं, आपने जिक्र किया कि हम लोग क्लाइमेट रेजिस्टेंट ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें एक चीज आपने बताई कि जो पिक्चर्स को क्लियर करके आपको इंडिकेशन देने में मददगार साबित होती है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज काम कर रही हैं सेंसर्स के हवाले से कि आप पहले से पता लग जाए कि अगर कोई इसी तरीके से अर्थक्वेक के हवाले से भी है कि वो पहले से पता लग जाए। लेकिन सवाल ये है मैम कि ज़राअत के हवाले से कितनी मददगार साबित हो रही है इस वक्त एआई टेक्नोलॉजी। और हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं, सो डोंट यू थिंक कि ज़राअत पे फोकस करते हुए हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंट रेजिलिएंट सीड की तरफ भी जो है वो जाना चाहिए, ताकि उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस हम करें ऑलरेडी जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हों। जी बिल्कुल। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ और इकोनॉमी एंड दैट इज़ अ क्रिटिकल सेक्टर एज वेल। इवन जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने लास्ट जो फ्लड है, फ्लड ऑफ 2025, उसमें भी हमने देखा। हाँ। जी बिल्कुल, लो लाइंग एरियाज में पंजाब में और सिंध में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड उसकी वजह से इम्पैक्ट उस पर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कब कब फ्लड्स आ सकते हैं या नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, उसके लिए हम कोई डाइवर्जन, जो वाटर बॉडीज़ की डाइवर्जन है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनका इम्पैक्ट कम कर सकें। जो सीड की आपने बात की है, सीड बैंक्स हम डेफिनेटली बना सकते हैं और सीड बैंक जो हैं उनके थ्रू हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उन क्रॉप्स को पर्टिकुलरली टेलर्ड क्रॉप जो है पंजाब के लिए या फिर सिंध के लिए या केपीके के लिए, हर एरिया के लिए टेलर्ड क्रॉप्स जिसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है, तो वो हम सीड बैंक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा इरिगेशन जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी या क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे सीजन्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, हमारे समर्स और विंटर्स और रेन पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है जब हम फ्लड्स या सोइल इरोजन और बाकी की एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, डिजास्टर्स को देख रहे होते हैं। तो दैट इज़ वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ पे हेल्प आउट कर सकती है हमारे प्रैक्टिशनर्स को, फार्म के प्रैक्टिशनर्स को, हाउ दे कैन ट्रांजिशन इट। एंड वन मोर थिंग मैम, यू वर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, आपको पता है स्मोक से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भट्टे तो हमने बंद करवा दिए, ये तो एक वो देसी तरीके हैं कि जो आपको ज़राए नज़र आ रहे हैं आप उनको कंट्रोल कर लें, लेकिन ये कार्बन इमिशन कंट्रोल करने के लिए एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? Okay, sir, I will share my own project. Please, no problem. आप पानी प्लीज ले लीजिए। I'll share my own project. Let's say मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एक प्रोजेक्ट किया था जिसके थ्रू हम सैटेलाइट के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल टाइम पे कि स्टबल बर्निंग कब हो रही है और किस टाइम पे उसके जो किन सीजन्स में वो ज़्यादा हो रही है, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो उसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं कि हम पॉइंट सोर्सेज से आइडेंटिफाई करें कि जो एयर पोल्यूशन का कॉज बन रहे हैं, लेट्स से आपने बात की भट्टों की बात की है, ब्रिक किल्न्स की, उनको तो स्टॉप कर दिया। इसके अलावा स्मोक की कुछ रेगुलेशंस पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी 2017-18 के टाइम पे, तो उसके ऊपर वो पेनलाइज करते हैं, पेनल्टी ऐड करते हैं उन चीज़ों पे जो हाई कार्बन पोल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम एग्जैक्टली पॉइंट सोर्सेज से और नॉन पॉइंट सोर्सेज से जहाँ से एमिशंस हो रही होती हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के साथ साथ हम उसके अल्टरनेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से फिल्ट्रेशन हम ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो रिडक्शन एमिशन हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हाई कार्बन एक्टिविटीज़ हैं उनको लो कार्बन एक्टिविटीज़ पे कम्प्लीटली रिपर्पस प्रोजेक्ट्स आप बता रही हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान में रनिंग हैं? जी, पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पायलट स्केल पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ओवरऑल वर्ल्ड में ही अभी समहाउ पायलट स्टेज पे है बिकॉज इट इज़ इमर्जिंग। और पाकिस्तान में भी सिमिलरली लाइक इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो काफ़ी आगे जा रहा है, ग्लोबल साउथ में कंपनीज या जो कंट्रीज हैं वो काम ही नहीं कर रहे। दे हैव स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट्स बट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर एट द पायलट स्केल। वी कैन हाँ, बट इस आपने बात की इंटरनेशनली भी बहुत सारा काम हो रहा है। मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि देखिए एक मुल्क की कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज में वो कितना
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड जितने कंट्रीज हैं वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी कोई वो नहीं बनाई जा रही, कमेटी नहीं बनाई जा रही कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रही है उनको कोई फंड्स जो है एक फंडिंग प्रोग्राम के तहत उनको फंड किया जाए कि वो उस डिजास्टर आते हैं तो उसको टैकल कर सके। सो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ कंट्री कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आई थिंक कट ऑफ की जा सकती है या कम की जा सकती है इसमें मजीद कंट्रीब्यूशन के बढ़ाने की वजह से? अच्छा, जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का वो तो लेस देन 1% है। और इसकी बेसिक जो रीज़न है वो भी यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट ही ग्लोबल नॉर्थ से हुई है और बीइंग इन द ग्लोबल साउथ हम उस तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड भी नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने कहा कि फ्यूचर में हम फ्रेमवर्क किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स को बैंकेबल बनाने की ज़रूरत है। हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें हमने ये नहीं देखना कि उससे बस एमिशंस कंट्रोल हो, उससे हम बैंकेबल कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमें प्रोजेक्ट्स को बैंकेबल बनाने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग इज़ कि कार्बन मार्केट्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम कार्बन ऑडिटिंग करके और कार्बन मार्केट्स में भी वॉलंटरी एंड द अदर नेम जस्ट कीप फ्रॉम माय माइंड, तो कार्बन मार्केट में भी हम जो है अपने बिजनेसेस को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल नॉर्थ जो है ये हमारी कॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उनमें ये चीज़ प्लेज की गई थी। पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ था 2015 में और उसके बाद ये चीज़ प्लेज की गई थी कि ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं जो हाई पोल्यूटर्स हैं वो एक्चुअली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं या लेस एमिटर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस की मद में कुछ मनी। बट जो फिगर्स अगर हम देखते हैं तो वो जिस तरह से प्लेज किए गए थे उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली वो नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अपनी कंट्री को खुद ही स्ट्रेंथन करें, हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको खुद ही स्ट्रेंथन करें, अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करें एंड दैट इज़ वेयर वी कैन से कि हमें बैंकेबिलिटी जो है वो देखनी चाहिए और फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डेवलप करने चाहिए, हमें रिफॉर्म्स डेवलप करने चाहिए। हर चीज़ का जिसका फ्रेमवर्क होता है उसकी बैकबोन होती है, अदरवाइज रोड मैप जो है या सिर्फ ख्याली एक बात करने से वो नहीं बन पाता। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में पूछना चाहूँगी, इंडिविजुअली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे अपने माहौल को महफूज और मौसर बनाने के लिए? इंडिविजुअली डेफिनेटली सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप बहुत सेम तरीके से जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें। लेट्स से आप एनर्जी का वेस्ट ज़्यादा ना करें, वाटर का वेस्ट ज़्यादा ना करें, जो रिफॉर्म्स बनते हैं या गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बनती हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करें सो दैट हम कम से कम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें एमिशंस में। उसके अलावा जो फॉरेस्टेशन है उसको फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करें और वाटर जो है वो आप वेस्ट नहीं करें। बिल्कुल और जो कहते हैं हवा में जो आजकल गर्दो गुबार ज़्यादा है हमारी गाड़ियों की धुएं की वजह से, सो ये सारी चीज़ों पे ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है उसको साफ रखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया कुरतलैन आपका, बहुत अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही और उम्मीद करते हैं कि जिनको क्लाइमेट चेंज का और क्लाइमेट स्मार्ट टेक के बारे में अंदाज़ा नहीं था अब उनको अवेयरनेस हो गई होगी और आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी ज़रूर अंजाम कीजिएगा। एग्जैक्टली जी। और आज है 20 जनवरी 1925 और 20 जनवरी 1925 को जो है वो क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 1925 को एक मुमताज़ उर्दू अदब की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जो कि शायर भी हैं और उनका नसर के हवाले से भी बहुत काम है, मैं बात कर रहा हूँ जमीलुद्दीन आली की। आज जमीलुद्दीन आली जो है वो एक अदीब के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, नावल निगार के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी उर्दू शायरी और नसर को नई जहत जो है वो उसकी तरफ रवाना किया था। आज उनका जन्मदिन है और उनकी अदबी और इल्मी खिदमात ने न सिर्फ जो है वो कारीन बल्कि कई नस्लों तक जो है वो उसका असर छोड़ा है। अगर उनकी मैं बात करूं कि मशहूर नज़म और ज़्यादातर जिन पर उन्होंने काम किया है वो मोहब्बत के हवाले से है, इंसानियत के हवाले से है, वतन परस्ती के हवाले से है और उनकी एक नज़म आपको और मुझे बचपन से याद है और वो है जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान। तो जीवे जीवे पाकिस्तान के जो बानी हैं, जो खालिक हैं, वो हैं जमीलुद्दीन
प्रणाली और आज का जो हमारा ट्रिब्यूट है वो भी उन्हीं के नाम है कि बहुत सारी ऐसी हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपने फ़न से, अपने अदब से कई आने वाली नस्लों को पैगामात पहुंचाए होते हैं, जोड़ के रखा होता है। उनमें मोहब्बत, इज़्ज़त और अखुवत का जो रिश्ता होता है उसकी अहमियत बताई होती है और लोगों के दिलों में वो हमेशा के लिए नक्श कर जाती हैं। सो ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी से हमें वो सारी तालीमात मिलती हैं। वो जो इज़्ज़त और अखुवत का रिश्ता है उनकी तालीमात जो हैं वो यहीं से हमें मिलती हैं। सो इन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी मुल्क की जदोजहद में, इस तहरीक में मुल्क की जो जदोजहद की तारीख थी अपना किरदार अदा किया है अपने नगमों के जरिए, अपने गायकी के जरिए। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाए हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी आर्किटेक्चर के हवाले से। और आपको पता ही है, जब इमारतें बनती हैं, जब घर बनाए जाते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि हमारा नक्शा कैसा होगा, उसकी एलिवेशन कैसी होगी, डिज़ाइन कैसा होगा, और फिर हर जगह पर उसका कल्चरल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के क्लाइमेट के मुताबिक घर बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखें मुगलिया दौर का आर्किटेक्चर आज तक हमें जो है वो बड़ा सहरंगेज़ जो है वो देखने में लगता है, और एक आपके ऊपर जो है ना वो बड़ा अच्छा आपको फील करवाता है और बड़ा शाहाना फील करवाता है। एक्चुअली अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि वहाँ पर बारादरी के अंदर अगर आप लोग वॉक करें, ठीक है, उसको देखकर बड़ा अच्छा फील होता है। इसी तरीके से अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो काम किया वो बिल्डिंग्स आज दिन तक मौजूद हैं, और सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, उनके बनाए हुए पुल भी आज दिन तक, वो खुशालगढ़ वाला पुल जो है वो किला बाला हिसार देख लें, किला बाला हिसार देख लें, जिंदा मिसाल है। सो अब मॉडर्न आर्किटेक्ट जिस तरीके से हो रहा है और जो डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं, जो घरों में चीज़ें होनी चाहिए, और फिर कराची के वाक़े को भी हम देख लें कि एक पुरानी इमारत थी, पुरानी इमारत की अपग्रेडेशन कैसे हो सकती है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट। उनसे आइए जानते हैं इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर मज़हर। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? ठीक हैं, ठीक ठाक। सो मंसूर भाई, बिफोर गोइंग ऑन, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची के वाक़े के हवाले से। कराची में ऐसी इमारतें जिनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, और एक आम इमारत जब बनाई जाती है उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशनर्स क्या लेनी चाहिए? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं सेफ्टी के लिए जो होनी चाहिए, जो मैप में शामिल हो बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट। फ्रॉम द स्टार्ट यही, जब प्लानिंग हम स्टार्ट करते हैं ना, तो अब काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की, जो रेगुलेटेड एरियाज़ हैं ना जहाँ पे दी जाती हैं। इन प्लान हम लोग करते हैं, रूल्स में वो मौजूद हैं। फायर एग्जिट्स होने चाहिए, आपके फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो हम लोग डिज़ाइन में देते हैं, नक्शा पास होता है, उसमें भी मौजूद होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर कहीं पे हो भी जाती हैं, सपोज जी फायर टैंक एक अलग से बनना होता है, वो फायर टैंक बन जाता है, लेकिन साल 2 साल बाद वही टैंक जो है वो नॉर्मल पानी के इस्तेमाल के लिए शुरू हो जाता है यूज़ करने। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हों, और उसका जो यूज़ होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो इसके अच्छा, रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, करने चाहिए भी हैं। स्पेशली जैसे कि हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग का जो है सबसे पहले मैप बनाते हैं, तो वो मैप जो है अप्रूव होने के लिए भी आपको कोई 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं, राइट। उसमें आपको चेंजेस करने को बोलते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, कितने ग्राउंड्स आप बना सकते हैं। सो फिर भी गफलत जो है वो कहाँ रह जाती है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बिल्डिंग्स कौन सी खामियां रह जाती हैं, उस पे स्टे लग जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ में जो है अब जिस तरह का ये वाकया है उसमें फायर एग्जिट्स ही नहीं होते हैं। सो ये कहाँ रह जाती हैं?
देखिए वही ना, ऑन पेपर चीज़ें प्रॉपर होती हैं, ऑन पेपर नक्शे में वही जो 6 महीने लगते हैं वो इसीलिए ऑब्जेक्शंस लगते हैं कि जी फायर एग्जिट नहीं है, वो नक्शे में हम रिवाइज करके फायर एग्जिट दे देते हैं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होती है तब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो रिवर्स करते जाते हैं। तो ये बेसिकली जो बनाने वाले लोग होते हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्डर्स जो हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने पर स्क्वायर फीट सेल करना होता है, रेंट आउट करना होता है, तो वो कम से कम फायर एग्जिट देना चाहते हैं, मैक्सिमम वो स्पेस अपनी सेल आउट करना चाहते हैं। तो वहीं पे वो उसको जो नक्शा पास हुआ होता है वो बनाते नहीं है। एक उनका ये गफलत है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं जिन्होंने चेक करना है वो उसको आके चेक नहीं करते भी हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। मसला जो है वहाँ पे आपका मसला क्रिएट होता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मंसूर, अब जिस तरीके से जो इमारतें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर भी अपनी दिखा रहे हैं, बादशाही मॉस्क है, उसमें हमारे इस्लामी आर्किटेक्चर जिस तरीके से उनके गुंबद, मीनार, महराबें वो मद्देनज़र रखी जाती हैं, किले जो बनाए जाते थे उनमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और यही महराबों के कॉन्सेप्ट पे ही मेरा ख्याल है हमारा मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आर्किटेक्ट जब सोचते हैं किसी भी इमारत को बनाने के हवाले से तो क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं? कोई एक पर्टिकुलर इंसान बनवा रहा होता है तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाई जाती है, अगर कोई कमर्शियल इमारत बनाई जा रही है तो आसपास के माहौल को देखा जाता है, या क्या स्टडी होती है? बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्ट्स का अपना एक डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, अपना तरीक़ेकार है। हर प्रोजेक्ट की एक अपना स्केल होता है। मोस्टली जो क्लाइंट होता है, जो उसका ओनर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल उसका होता है, क्योंकि वो कैप्टन आप समझे शिप का है। उसने गाइडेंस आर्किटेक्ट को भी देनी है, बाकी सबको भी देनी है कि वो क्या चाह रहा है। उसमें फिर क्रिएटिव प्रोसेस में हम फिर हर आर्किटेक्ट अपना एक अलग तरह का डिज़ाइन करता है। हर बंदे का डिफरेंट एक थॉट सिग्नेचर होता है। कर रहे थे आर्किटेक्चर के हवाले से, और हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि हमारे बिल्डिंग, जैसे कि हमने गुल प्लाजा में देखा कि नाकस सूरत हाल या रेनोवेशन ना होने की वजह से जो गफलत बरती गई, क्या लगता है आपको नई बिल्डिंग्स में ऐसी किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो फ्यूचर में हमें ऐसा दोबारा कोई मौका जो है वो देखने में ना मिले? हाँ जी, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बेसिकली गुल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट आप देखें तो हर मार्केट आप यहाँ चले जाएं, वहाँ पे तारों का एक आपको गुच्छा नज़र आएगा। वो ओवर टाइम डेवलप होता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली उसको मॉनिटर करें। हर कुछ अरसे बाद विज़िट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा तारे हैं उनको प्रॉपर तरीके से डाला जाए, ताकि पहले तो ये शॉर्ट सर्किट से ही बचा जाए, क्योंकि ये हर जगह का, ये हर मार्केट का इशू है शॉर्ट सर्किट। एक तो हम उससे बच सकें। उसके बाद अगर इन केस आग लगती भी है तो उसकी फिर दुनिया भर में बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फायर अलार्म सिस्टम, कि आग लगे तो लोगों को पता हो वहाँ से एग्ज़िट करना है, किस तरह से एग्ज़िट करना है, वो अलार्म सिस्टम होना चाहिए। फिर आग बुझाने के लिए जो हैं वो स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, आपके ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो कि हैंडली अवेलेबल होने चाहिए। आइडियली हर शॉप के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होना चाहिए। ये पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुनिया भर में ये स्टैंडर्ड्स हैं और ये फॉलो भी होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हों तो पुरानी बिल्डिंग, जैसे गुल प्लाजा ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ये उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई हुई कि इसमें फायर एग्जिट्स नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें हम अपग्रेडेशन भी तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, हर जगह पॉसिबल नहीं होता, हर बिल्डिंग को आप उस तरह से अपग्रेड शायद ना कर सकें, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये एक अलार्म सिस्टम लगाना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में लग सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कि डिफरेंट जगहों के आर्किटेक्चर की जो है ना अपनी एक पहचान है, और कल्चरली बेसिकली आर्किटेक्चर चलता है। सो बाय द वे, हम पुराने दौर में देखते हैं, अगर हम लोग देखें पुराना यूरोप देखें, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। फिर पाकिस्तान देखें, यहाँ पर मुगलिया दौर की इमारतें मिलती हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है, अब हम देखें तो अमेरिका की बिल्डिंग, पाकिस्तान की बिल्डिंग और दुबई की बिल्डिंग सब सेम जो है वो तरीक़ों से बन रही है। वो जो मिनिमलिस्टिक बात की जाती है उससे एक कल्चरल एसेंस जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या वो बहुत एक्सपेंसिव होता है काम? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे आर्किटेक्चर की पहचान यही थी कि जो मैंने आर्किटेक्चर पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक बिल्डिंग बनाई है ना, वो अगर मैं दुबई में बनाऊं तो वहाँ पे सूट ना करे। ये बेसिकली एक पहचान है अच्छे आर्किटेक्चर की, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट होती जा रही है। अब एक ही बिल्डिंग मैं यहाँ पे जो बनाता हूँ वही बिल्डिंग मैं अमेरिका में रख दूँ, वहाँ पे भी सूट कर रही है वही बिल्डिंग, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से कहा जाता है कि बादशाही मस्जिद में ऐसी भी जगह बनी हुई है जहाँ पर अगर आपकी नॉर्मल स्पीकर्स नहीं है तो वो एक सुराख में आप अजान दें तो पूरे मस्जिद में आवाज सुनाई देती है। इन चीजों का ख्याल रखना। फिर आप चले जाएं नूर महल, वहां पर गर्मी के मौसम में हवा जब चलती है तो वो अंदर कैसे ठंडक महसूस होती है। ये तमाम तर चीजें कहां पर चली गई? जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है तो ये चीजें रिप्लेस कर गई है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती जा रही है, क्योंकि पहले वो जरूरत थी, उस टाइम पे अजान देनी थी और उनके पास स्पीकर्स नहीं थे, तो उन्होंने वो एक चीज दरियाफ्त की, ईजाद की और आर्किटेक्चर से किया।
अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर कर दिया उनको, अब वो स्पीकर्स के थ्रू वो चीज़ कर लेते हैं, तो आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और वो चीज़ हमारी जो थी वो पीछे रहती जा रही है, तो इस वजह से ये सारा सिस्टम है। वेल मंसूर साहब, आज हमारी उस तरीके से बात नहीं हो सकी और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, सो वी आर रियली सॉरी कि हम आपको वक्त नहीं दे सके, लेकिन डेफिनेटली किसी दिन ज़रूर जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें, मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।